हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो हमारे यूनिट 2 है कोड नंबर 503 की बचे हुए जो पार्ट है वो करेंगे। इस पार्ट में देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे स्टार्ट करते हैं। 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी को हमेशा के लिए सह राजभाषा का दर्जा दिया गया था। आर्टिकल 345 के अनुसार राज्यों को अधिकृत किया गया कि वे विधि के द्वारा राज्य के प्रयोग होने वाली भाषाओं में से एक या अधिक अथवा हिंदी को राज्य की राजभाषा बनाए। फिर आगे कहता है कि आर्टिकल 345 की पृष्ठभूमि में यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली राज्यों की राजभाषा हिंदी घोषित की गई और पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में हिंदी और गुजराती, नागालैंड में अंग्रेजी। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो एक बार इसे ध्यान से पढ़ लेना। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय ने कोई राजभाषा नहीं बनाई लेकिन सरकारी कामकाज अंग्रेजी में चल रहा है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से देख लेना। जो अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मेघालय है, ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजभाषा नहीं है लेकिन जो राजकाज है उनका वो अंग्रेजी में चल रहा है। जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली, केंद्रीय राजभाषा नीति लागू होती है लेकिन पांडिचेरी की राजभाषा तमिल है, तो पांडिचेरी का थोड़ा ध्यान रखना। आर्टिकल 351 में हिंदी के प्रचार प्रसार व विकास की बातें जरूर की गई हैं। 1950 में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल की गई हैं। 21वें संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा को जोड़ा गया है और 71वें 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 92वां 2003 संशोधन द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली और डांगरी भाषाएं अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। भाषा का अनुसूचित सूची में आने का अर्थ है उस भाषा के विकास के लिए संघ और राज्य सरकार प्रयास करेंगी। यानी कि अगर कोई भाषा अनुसूचित सूची में आ गई है तो जो हमारी स्टेट है और जो गवर्नमेंट है वो दोनों मिलकर प्रयास करेंगे कि उसका विकास किया जाए। 2001 की गणना के अनुसार 100 प्रादेशिक भाषाओं की सूची तैयार की गई है। 1961 की भाषाई गणना में भारत में कुल 1652 मातृभाषाएं गिनी गई हैं। आगे आती है हमारी जो शास्त्रीय भाषाएं हैं। ये कौन सी हैं? वे भाषाएं जिनका एक लंबा इतिहास है, स्वतंत्र वैज्ञानिक परंपरा है, मौलिक साहित्य भंडार है। इसकी क्या विशेषताएं हैं वो देखो। 1500-2000 वर्ष पुरानी लिखित इतिहास व लिखित ग्रंथ होने चाहिए। ये बता रहा है कि जो शास्त्रीय भाषा है उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तब उसे शास्त्रीय भाषा माना जाएगा। दूसरा है उसका एक प्राचीन साहित्य ग्रंथ है, उसका उसी भाषा में बोलने वाला एक बहुमूल्य विरासत मानते हूँ। उस भाषा का साहित्य परंपरा मौलिक हो, न कि किसी अन्य भाषिक समुदाय से उधार ली गई हो, यानी कि उसकी अपनी होनी चाहिए। फिर आगे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि 2004 में तमिल भाषा, 2005 में संस्कृत और 2008 में कन्नड़ एवं तेलुगु। ये है ना, मैंने नोट की थी, पूरा मैंने इसमें नहीं लिखा। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का हर बार DSS पूछ लेती है कि 2004 में किसको शास्त्रीय भाषा माना, 2005 में और 2008 में किसको। संसार की कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। कन्नौज, अपवर्ष, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी में। ये एग्जाम्पल हैं, कुछ देख लेना इनको। आगे हिंदी, हिंदवी और हिंदुई। ये हिंदी भाषा को कैसे लिखा जाता है ये मैंने ओब्लिक में लिख दिया है। हिंदी की मानक शैली 3 बड़े केंद्र कौन कौन से हैं? ये मेरठ, दिल्ली और आगरा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रख लेना। हिंदुस्तानी में हिंदी प्लस उर्दू का सम्मिलित रूप है। नागरी हिंदी साहित्य भाषा के रूप में प्रयुक्त भाषा है। खड़ी बोली साहित्य ग्रंथों की रचना है। ठेठ हिंदी, इसमें अन्य बोलियों का समावेशन नहीं, संस्कृत, अरबी, फारसी की शब्दावली से मुक्त रखा गया है। श्री रविंद्रनाथ श्रीवास्तव, जातीय पुनर्वलन की भोजपुरी आदि मात्र उसकी बोलियां हैं। ये मैंने थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने इसको लिख लिया, पूरी इसमें जो डेफिनेशन है वो नहीं लिखी है। साहित्यिक भाषाएं, ब्रज भाषा, मैथिली और अवधी। मैथिली के प्रख्यात कवि विद्यापति को भारत के लगभग पूरे पूर्वांचल को एक सूत्र में बांधने का श्रेय है।
अवधि के विद्वान कवियों में जायसी और तुलसी की पद्मावत ठेठ अवधि में लिखी महाकाव्यात्मक रचना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अवधि के विद्वान कवियों में जायसी और तुलसीदास हैं। जायसी की पद्मावत, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जायसी की पद्मावत कौन सी रचना है, तो पद्मावत है। तुलसी ने 12 प्रमाणिक ग्रंथ लिखे हैं। 1826 में कलकत्ता में प्रकाशित पहला समाचार पत्र उड़न मार्तंड और दूसरा जो है बंगदूत है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 18 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। 78 और 89 में इंग्लैंड में से भारत आने वाले प्रत्येक अधिकारी के लिए हिंदी हिंदुस्तानी का ज्ञान अनिवार्य है। 1925 में कांग्रेस की महासमिति का कामकाज आमतौर पर हिंदुस्तानी में चलाया गया। 1813 में अंग्रेजी ईसाई मिशनरी भारत आए, जिसमें शिक्षण का माध्यम स्थानीय भाषा थी। 1857 के बाद अंग्रेजी शासकों ने विश्वविद्यालय स्थापित किए। 1970-80 तक 1/3 भारतीय स्कूलों में अंग्रेजी भाषा प्रथम भाषा थी। 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अंग्रेजी के महत्व पर जोर दिया तथा 10वीं त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसा की। NCF 2005 अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है। अंग्रेजी शिक्षण का लक्ष्य ऐसे बहुभाषी लोगों के तैयार करना है जो हमारी भाषाओं का समर्थन कर सके। कक्षा 10 में बच्चों की असफलता का मुख्य कारण अंग्रेजी भाषा ही है। NCF होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 1986 भारतीय भाषा और साहित्य का उत्साह के साथ विकास करना और शैक्षिक और साहित्यिक विकास एक अनिवार्य शर्त है। ये आगे 3 है, ये आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये इस वीडियो में बताने वाले कम और याद करने वाले पॉइंट्स ज़्यादा थे, तो आप एक बार देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।